नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। हर साल इस दिन जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की जाती है। बढ़ी हुई जनसंख्या की वजह से देश और दुनिया के सामने जो परेशानियां हैं, उनसे इकोसिस्टम और मानवता को जो नुकसान पहुंचता है, उसके प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। परिवार नियोजन, गरीबी, लैंगिक समानता, नागरिक अधिकार, माँ और बच्चे का स्वास्थ्य, गर्भ निरोधक दवाओं के इस्तेमाल जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा और विमर्श किया जाता है। हमारा देश चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। कोरोना काल में बढ़ी हुई आबादी के दुष्प्रभाव साफ नजर आए। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, हर क्षेत्र में मुश्किलें बढ़ी हैं। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण के महत्व को समझना और भी जरूरी हो गया है। इन्हीं सब विषयों पर बातचीत के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष कोथा जी। मनीष जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किसी थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या है मनीष जी? देखिए, इस साल ये तय किया गया है कि 8 मिलियन की दुनिया जी, मतलब हम 800 करोड़ हो जाएंगे और उस पर इस बार की थीम है। और 8 बिलियन की दुनिया कैसी होगी जी, और लोगों के लिए कितने अवसर देगी, कितनी लचीली दुनिया होगी, किस तरह की दुनिया होगी, उस पर इस बार की थीम रखी गई है जनसंख्या दिवस की। और 8 मिलियन की दुनिया अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, मैं मानता हूँ। मतलब जिस समय शायद इस दिवस की शुरुआत की गई थी 1989 में, जब संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत की थी, तब हम 5 बिलियन के आसपास होने वाले थे। और आज इतने समय बीतने के बाद, करीबन 21 साल का समय जब बीता है, 30 साल का समय जब बीता है, तो हम 8 मिलियन यानी 30 साल में हम लगभग छूने वाले हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और चिंता का विषय है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं मानता हूँ कि सिर्फ एक जनसंख्या दिवस मनाने से ही इस पर काम नहीं होना। मतलब ये एक, जिस तरह से 365 दिन और 24 घंटे बच्चों का जन्म होता है, मुझे लगता है कि शायद उसी तरीके से, उससे भी ज़्यादा गति से हमको इस बारे में भी चिंता करनी पड़ेगी। तब जा कर के शायद हम इन चीज़ों को कहीं ना कहीं रोक पाएंगे। और जो समस्याएं हैं और जो दुनिया, जिस थीम पर इस बार की बात है, उस पर जब बात होगी आगे कि किस तरह की दुनिया होगी, और वो चित्र जब हम देखते हैं, उसकी कल्पना भी करते हैं कई बार, तो कोविड ने, जैसा आपने अभी कहा भी कि कोविड ने बताया बहुत सारी चीज़ें, वास्तव में जब कल्पना करते हैं कि ये इस तरह की बीमारी कोई आगे आएगी या कभी इस तरह की चीज़ होगी, तो कितना मुश्किल होगा इन चीज़ों को संभालना। ये वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप में। तो इस बार की थीम मैं मानता हूँ बहुत पर्टिनेंट है, अपने आप में बहुत सामायिक भी है, कि जब हम एक आंकड़े को छूने जा रहे हैं तो वो दुनिया आखिर कैसी दुनिया होगी। और पता नहीं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक डिविडेंड के रूप में भी देखी जाती है। लोग कहते हैं इसको कि हाँ, डिविडेंड है, अपने आप में एक युवा आबादी रहेगी, लेकिन उसकी जो चुनौतियां हैं, मुझे लगता है कि उस लाभ से कहीं ज़्यादा उसकी चुनौतियां रहेंगी। वो ही हमारे जानने की बात है कि इसके अंदर कई बार कहा जाता है कि इसको एक एसेट के जैसे समझें कि आपकी कंट्री के अंदर अगर यूथ ज़्यादा है, पर साथ में ये आपने सही कहा कि चुनौतियाँ उससे कहीं ज़्यादा हैं इसके अंदर। तो जब ये दिवस मनाना शुरू हुआ, तो इसके पीछे संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या उनका मानना था, किस उद्देश्य से इसको मनाना शुरू किया गया? देखिए, जब जिस समय ये शुरुआत हुई थी, उस समय मतलब बेसिक चीज़ यही थी कि जैसा मैंने कहा 5 बिलियन की तरफ हम लोग जा रहे थे। 5 बिलियन बहुत बड़ा आंकड़ा था अपने आप में। दुनिया के जो रिसोर्सेज हैं, चाहे पानी हो, चाहे फॉसिल फ्यूल हो, और जितनी तरह की चीज़ें हैं, जितने भी रिसोर्सेज, जितनी भी तरह के रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनकी सीमित है संख्या। वो मतलब वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसीलिए मतलब ये संयुक्त राष्ट्र ने जब इसको सोचा, इस बारे में विचार किया, पूरी दुनिया के लोग बैठे, दुनिया के देश बैठे, तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि इस बारे में गंभीरता से सोचना ज़रूरी है कि इस आंकड़े तक हम पहुंच रहे हैं और ये आंकड़ा रुकने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। तो वो दुनिया फिर आगे किस तरह से चुनौतियां हमारे सामने लेकर के आएंगी, रिसोर्सेज को लेकर के किस तरह से चीज़ें होंगी। और पानी को लेकर के हम देखते हैं, या मान लीजिए कि पेट्रोल को लेकर के हम चीज़ों को देखते हैं, खाद्य सुरक्षा को लेकर, आवास की एक बहुत बड़ी समस्या, उसको देखते हैं, कृषि जो जिस तरह से हम देखते हैं कि वो डिवाइड होती चली जा रही है, वो मतलब बहुत सारी चुनौतियां हैं, अलग अलग हर चीज इससे जुड़ जाती है, एंड में आके सारा विकास जो है वो जनसंख्या के ऊपर आकर या तो बढ़ता है या पीछे की तरफ जाता है। निश्चित रूप से। तो बढ़ती आज़ादी से जो मेन खतरे हमें नजर आते हैं 3 है, वो खाद्य सुरक्षा, आवासीय और ऊर्जा की खपत। इनसे निपटना कितना मुश्किल है, या इनके लिए क्या करना पड़ेगा हमको?
अब करना तो वही पड़ेगा जो अपन बात कर रहे हैं कि रोकना पड़ेगा। जी। पर इसकी जो चुनौतियां हैं, मतलब आप सोचिए कि जो 3 बड़ी चुनौतियां, खाद्य सुरक्षा वाली बात, जी। आवास की बात और जी, ऊर्जा की बात, जी, तीनों सीमित हैं। बिल्कुल। मतलब आप देखिए कृषि जोत की हम स्थिति देखें, होता था एक समय होता था कि हर आदमी के पास 15-15, 20-20, 25-25 बीघा कम से कम औसतन खेती हुआ करती थी। अब उसके 3 या 4 बच्चे हो गए तो वो फिर घट गई करके वो, और बिल्कुल। 4 में आ गया, तो निश्चित रूप से उसका फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। आप उसको कहते हैं कि हाँ जितने हाथ उतना काम, जितना वो सब चीज़ें अपनी जगह है, पर उसका जो दूसरा इफेक्ट है वो ये है कि वो फिर कृषि जोत आपकी कम होती चली जाती है। बिल्कुल। वो जो लोगों को मिलना चाहिए खाने के लिए, जी। वो कम होता चला जाता है। फिर उसमें से पलायन होता है, क्योंकि जब यदि सस्टेनेबल नहीं है कृषि तो उसमें से फिर पलायन होता है, फिर पलायन होकर के वो शहर में आ रहा है, तो वो एक दूसरी चुनौती लेकर के आ रहा है। शहर में आ रहे हैं तो तो वो साथ में बेरोजगारी लेकर के आ रहा है, तो बढ़ते हैं, लेकिन उधर बेरोजगारी बेरोजगारी साथ में बढ़ती है। तो खाद्य सुरक्षा अपनी जगह हो गई। आवास अब कितने बनाएंगे आप? जंगलों को काट चुके हैं, आप समुद्र में जा चुके हैं, अब आप तो कहाँ, अब तो आकाश बचा है तो मंगल बचा है, तो वहाँ पे जाना बचा, तो मतलब कहाँ जाएंगे आखिर, और कब तक इसको करेंगे? तो सीमित वो भी जगह है। फिर उसके बाद फॉसिल फ्यूल, जो ऊर्जा की ज़रूरत है वो भी बहुत सीमित है। हमारे पास पेट्रोल बहुत सीमित है, हमारे पास अब तो ठीक है हम सौर ऊर्जा पे जा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो विकल्प भी हम अभी तक इतना कुछ नहीं कर पाएंगे उतना हमको दे सकेगा। अच्छा, फिर उसके साथ पर्यावरण की चुनौतियाँ दूसरी हैं। जैसे अब आज ही हम राजस्थान की बात करें, हम बात तो कर रहे हैं सौर ऊर्जा की और इन सब की वजह से, लेकिन जब आप मध्य प्रदेश में जब जाएंगे तो वहाँ पे जो सोलर पार्क्स लगाने के लिए वहाँ पे वो खेजड़ी के पेड़ों को हटाना पड़ रहा है, वहाँ पे जो है बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनों को एक्वायर करना पड़ रहा है, तो मतलब उसकी अपनी चुनौतियाँ हैं दूसरी। तो मतलब कोई भी चीज़ निरापद नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हाँ बिल्कुल ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। तो मुझे लगता है कि सारी इन चुनौतियों को देखते हुए बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों पे। तो ये जो 3 बड़ी चुनौतियां हैं तो ये अपनी जगह हैं, इनके साथ जुड़ी हुई जितनी चुनौतियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। भारत के नागरिकों में जो हम युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसका फ़ायदा देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में किया जा सकता है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोज़गार के अवसर इस पर विपरीत असर डाल रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, आप माना जाता है कि हम दुनिया के सबसे युवा देशों में हैं, और इसको एक डिविडेंड के रूप में भी प्रचारित किया जाता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ भी है। इसके फ़ायदे हैं अपने आप में, क्योंकि जितने युवा उतनी ऊर्जा, इसमें कोई शक नहीं। सोच भी उसी तरह से होती है, काम करने का तरीका भी उस ढंग से होता है, आप ज़्यादा बेटर ढंग से एक्सप्लोर करते हो चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके अपने फ़ायदे हैं। लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि युवा को शिक्षा यदि उचित नहीं मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी, आप बच्चे पैदा कर रहे हो लेकिन उसको यदि स्कूल नहीं मिल रहा है ढंग का, उसको यदि शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही है, शिक्षा उसको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, पोषण नहीं मिल रहा है पहनने, फिर जब मान लीजिए वो बड़ा किसी तरह से हो भी रहा है तो फिर बाद में उसको आप अच्छा रोज़गार नहीं दे पा रहे हो, या उसको आप एक अच्छा अवसर नहीं दे पा रहे हो आगे बढ़ने का, तो फिर अल्टीमेटली वो जो यूथ डिविडेंड है वो आपका एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ जाता है। वो जो बेरोज़गार है वो कहाँ जाएगा अल्टीमेटली? वो फिर सड़क पर उतरेगा, वो फिर दूसरी तरह की चीज़ें करेगा, और वो चीज़ें हम देख रहे हैं हो रही देश में, दुनिया में हो रही है, देश में हो रही है, सभी जगह वो उसको जब सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है तो वो गलत दिशा में जा रहा है, वो चैनलाइज हो नहीं पा रही। उसको चैनलाइज करने के लिए आपको अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए, आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको अच्छे एम्प्लॉयबिलिटी चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। और कहते यही है कि युवा जिस दिशा में चलता है फिर उस दिशा में सब चीज़ें चलती है, तो यदि वो चैनलाइज नहीं हुई तो वो फिर किस तरह से डेवस्टेटिंग हो सकती है, किस तरह से वो नुकसान पहुंचा सकती है, वो उसके नज़ारे भी हम देख चुके हैं, देख रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं, हमारे खुद के देश में भी देख रहे हैं। बाकी तो चीज़ों की हमें समझ आता है कि किस किस तरह की मुश्किलें होंगी। मैं ख़ास तौर से बात करना चाहूँगी कि पर्यावरण के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल है ये बढ़ती जनसंख्या, कितना ज़्यादा नुकसान होगा पर्यावरण को बढ़ती जनसंख्या के लिए, अगर हम खास तौर पे पर्यावरण की बात करें तो। देखिए, हर चीज़ पर्यावरण से जुड़ी है, जनसंख्या का जो पूरा मुद्दा जुड़ा हुआ है वो मुझे लगता है कि बेसिक तौर पे पर्यावरण से जुड़ा। खाद्य सुरक्षा की बात आपने हमें की, फॉसिल फ्यूल, हम ऊर्जा की बात हम कर रहे थे, आवास की बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं। आपको मकान बनाना है तो मकान, आप जब आपके पास जगह नहीं होगी तो आप कहाँ जाएंगे? जंगल में जाएंगे, जंगल काटेंगे तो अल्टीमेटली पर्यावरण का नुकसान है। आपके पास कृषि जोत नहीं है, खेत खत्म हो रहे हैं
तो वो अल्टीमेटली पर्यावरण का नुकसान है। आपके पास पेट्रोल नहीं है या ऊर्जा नहीं है तो वो जो आप कर रहे हैं वो पर्यावरण का नुकसान है। फिर इतने लोग यदि हैं कहीं ना कहीं, मान लीजिए कि गाँव में अब तक रहते थे, गाँव से वो शहर में आ रहे हैं, तो शहर की वो जो शहरों की जो जनसंख्या बढ़ रही है जिस ढंग से, वो अल्टीमेटली फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। यहाँ के जितने संसाधन थे पानी का या ज़मीन का या मान लीजिए और जितनी चीज़ें थी शहर की, वो सब कंज्यूम हो रही है, बहुत तेज़ी से कंज्यूम हो रही है, तो वो अल्टीमेटली पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रही है। तो और आप कितने लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं कोई भी चीज़, एक उसकी भी एक लिमिट है। जमीन अपनी एक सीमा है प्रकृति की भी। वो कितने लोगों के लिए कितना और पानी है, मान लीजिए आप मतलब राजस्थान की बात करें तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये बताती है कि हम इतना पानी ले चुके हैं, जयपुर की बात मैं बता रहा हूँ कि जयपुर में बताया जा रहा है कि 2050 के बाद पानी है नहीं जयपुर के लिए। मतलब ये स्थिति है, मतलब इतना पानी हम जमीन से निकाल चुके हैं। तो ये स्थितियाँ, और ये सभी जगह की स्थिति है। हम पूरी तरह से डार्क जोन में है। राजस्थान की स्थिति बात करें, पूरी तरह से डार्क जोन में है। बहुत कम हिस्से ऐसे हैं कि जो कि डार्क जोन से बाहर है। तब आप ज़मीन का पानी आपके पास है नहीं, नदियां हैं नहीं, आप ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं, वो भी इतना निकाल रहे हैं जितना डालना चाहिए उतना डालते नहीं है, निकाल रहे हैं, बारिश होती नहीं है। तो मतलब इतनी चुनौतियाँ हैं उन सब चीज़ों की कि कोई सीमा नहीं है। और इन सब का एक समाधान देखें तो अगर जनसंख्या किसी तरह कंट्रोल हो जाए तो मेरे ख्याल से इन सारी समस्याओं का समाधान बहुत हद तक कंट्रोल हम कर सकते हैं, बहुत हद तक कंट्रोल। क्योंकि हम पढ़ते हैं, देखते हैं, कई देश ऐसे भी हैं, हम तो भारत के लिए, और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहाँ जनसंख्या जितनी होनी चाहिए उससे भी बहुत कम है, बहुत कम है। तो वहाँ पर भी क्या कुछ चुनौतियाँ होती हैं कम जनसंख्या की वजह से? ये देखिए चुनौतियाँ वो दूसरी तरह की हैं कि ठीक है वहाँ पे फिर बुजुर्ग जनसंख्या ज़्यादा है जी, तो उसकी अपनी चुनौतियाँ हैं, उसकी सामाजिक सुरक्षा, उसका स्वास्थ्य, वो वहाँ पे जिस तरह की प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं होती। लेकिन ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो जिन चुनौतियों को हम फेस करें उन चुनौतियों को शायद उन्हें फेस नहीं करना पड़ता। वो शिक्षा ज़्यादा बेहतर ढंग से दे पाते हैं, वो रोजगार के साधन ज़्यादा बेहतर ढंग से दे पाते हैं, उनके पास पर्यावरण, सरकार उनको प्रोत्साहित करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, वो करें। तो वो दूसरी जो चुनौती मैंने आपको बताया कि जो ऊर्जा चाहिए, जो प्रोडक्टिविटी चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए शायद उनको करना पड़ता है। बाकी जो हम चुनौतियाँ फेस कर रहे हैं, कम से कम वो चुनौतियाँ उनके पास नहीं है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA का कहना है कि विश्व जनसंख्या दिवस को मानवीय प्रगति के जश्न के तौर पर मनाया जाना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि लोगों को समस्या नहीं समाधान के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसके बारे में क्या कहें? देखिए ये एक दूसरा विचार है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये एक विचार ही है किसी। देखिए क्योंकि जिस तरह की चुनौतियां हम देख रहे हैं हमारे समय में, और जो चीज़ें, और ख़ासतौर पर कोविड के बाद जी पिछले 2 साल जिस ट्रॉमा से पूरा देश, पूरी दुनिया गुजरी है, और जो कुछ हम लोगों ने फील किया, जो फेस किया, भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं अब जा कर के कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ पटरी पर आने लगी हैं। और कोविड ने हमें आईना दिखाया कि पिछले 70 साल में या आज़ादी के बाद से हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के किस हद तक लापरवाह थे, या जिसको कहने कि हम जितना ध्यान उनको देना चाहिए था वो नहीं दे पाए थे। और ये समझ लीजिए कि हम बस निकल पाए हैं उस स्थिति से। कुछ सरकार के इनिशिएटिव रहे, कुछ टीकाकरण, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई, और कुछ हम लोगों की एक समझ लीजिए कि एक जिजीविशा है जीने की भारत के लोगों की। तो उन सब वजहों से हम उस चुनौती का सामना कर पाए। अदरवाइज एक बहुत बड़ा सेटबैक था। और 2021 में जब हमने जो कुछ हमने देखा, ऑक्सीजन के लिए जो लड़ाई हमने देखी, दवाइयों के लिए जो लड़ाई हमने देखी, वो भयावह स्थिति थी, और उसने आईना दिखाया है। तो जश्न मना सकते हैं आप कि ठीक है दुनिया पैदा हो रही है, बढ़ रही है, पर जश्न नहीं है, मेरी नज़र में तो नहीं है कतई। क्योंकि जो चुनौती हम देख चुके हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि जश्न की स्थिति है। मैं मानता हूँ कि चुनौती है, और इसका बहुत जरूरी ढंग से नियंत्रण करना जरूरी है। तो इसके अंदर आप क्या कहेंगे कि सरकार का कितने प्रयास होने चाहिए? सरकार की तरफ से क्या प्रयास होने चाहिए? लोग क्या कर सकते हैं, यही हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये जानना चाहेंगे कि सरकार इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है, और ज़्यादा क्या करने चाहिए उनको? देखिए सरकार के प्रयास यूँ तो शुरू हो चुके हैं कि ठीक है 2 बच्चों की पॉलिसी है, और सरकारी नौकरियों में भी राजस्थान में भी इस नियम को लागू किया हुआ है कि 2 बच्चों से ज़्यादा हो तो आप सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। गर्भ निरोधन के साधन वाधन और ये सारी चीज़ें अपनी तरफ से, मतलब जो सरकार के प्रयास जो सरकार कर सकती थी वो चीज़ें अपनी तरफ से चल रही हैं।
जो इसमें एक जो चीज़ है जो मुझे लगता है कि शायद वो ज़रूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जो बात हम कर रहे हैं वो डिमांड लंबे समय से चल भी रही है। मुझे लगता है कि ये एकरूपता आनी चाहिए, ये पूरे देश के लिए होना चाहिए। मतलब ये अपने आप में एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पर वास्तव में गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। अभी हमने कुछ वर्गों को छोड़ रखा है, या समझ लीजिए कि मतलब एक वही है कि इसको एक कानून की जब हम ये बात करते हैं तो कुछ खास किस्म के लोग इसे एक विशेष समुदाय से जोड़कर बात करने लग जाते हैं। मुझे लगता है कि वो गलत है। वो चीज़ आप इसको धर्म से मत जोड़िए, आप इसको समुदाय से मत जोड़िए, आप इसको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखिए, एक होलसम प्रॉब्लम के रूप में देखेंगे तो मुझे लगता है कि फिर वो धर्म और समुदाय और उन सब चीज़ों की बात खत्म हो जाए। भारत में ही है और जनसंख्या भी भारत की बढ़ रही है और परेशानियां भी भारत में ही। मैं यही बात कह रहा हूँ कि आप उस मुद्दे को छोड़ दीजिए, आप इसको एक होलसम प्रॉब्लम के रूप में देखिए। अब जिस समुदाय की बात की जाती है उस समुदाय में भी लोग बहुत परेशान हैं। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो उसको परेशानियां तो उनकी भी हैं, उनकी भी वही हैं और उनको भी देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है इन सब चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि यदि होलसम प्रॉब्लम की तरह इसको देखेंगे, एक होलिस्टिक प्रॉब्लम की तरह देखेंगे तो फिर मुझे लगता है धर्म, समुदाय और इन सब चीज़ों से बाहर निकल के फिर आप इसको एक ज़्यादा बेटर ढंग से, एक ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख पाएंगे इस प्रॉब्लम को। तो मुझे लगता है इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए सरकार को, जनसंख्या नियंत्रण कानून को किस तरह से कर सकते हैं कि ठीक है किसी की बहुत ज़्यादा भावनाएं हम आहत ना करें। यदि कोई समुदाय इसको मानता है कि नहीं ये हमारे कहीं ना कहीं उससे, लेकिन उसको आहत न करते हुए हम किस तरह से इसको ज़्यादा बेटर ढंग से लोगों में जागरूकता लाते हुए, लोगों को इसकी समस्याओं के बारे में बताते हुए एक प्रॉपर वे में, जैसे सरकार अपने और भी जो उनकी योजना है उनका प्रचार और प्रसार करती है उसी तरह से इसके ऊपर भी उतनी ही जागरूकता, उतनी ही तेजी से या गति देते हुए इसको भी करना चाहिए, बताया जाए, जन जन के अंदर लोगों को समझाया जाए। और आपको क्या लगता है कि शहर में और गाँव में कितना फर्क है लोगों की इस सोच के अंदर, कहाँ पर ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है? देखिए शिक्षा इस मामले में बड़ा रोल प्ले करती है। तो निश्चित रूप से शहरों में दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो शिक्षा का प्रसार अच्छा है और दूसरा जो लोग हैं वो जानते हैं कि हम किन परेशानियों से जूझते हैं शहर में, तो वो परेशानियों को समझते हैं तो अपने आप ही कुछ ना कुछ कंट्रोल वो करने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 से अब बहुत सारे परिवार एक पर आ गए हैं, सिंगल चाइल्ड पर आ गए हैं, तो इस तरह की चीज़ें क्योंकि वो खुद फेस कर रहे हैं उन चीज़ों को, वो उस पूरे ट्रॉमा से गुजरे हैं, तो वो चाहते नहीं कि हमारे बच्चे कम से कम उससे निकलें। तो शहरों में इसको लेकर के जागरूकता ज़्यादा है, गाँवों में भी लोग हो रहे हैं अब धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि नहीं हो रहा, पहले जैसी स्थितियाँ नहीं है क्योंकि वो लोग भी समझ रहे हैं इन चीज़ों को। और जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है और जो चुनौतियाँ, अब देखिए एक सबसे अच्छी चीज़ है मुझे लगता है कि एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम रहते हैं, मतलब दुनिया सिमट रही है, लोगों के पास जानकारी का जो इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन है वो बहुत अच्छा है, लोगों तक जानकारी बहुत अच्छे ढंग से पहुंचती है। तो गांव के लोग भी जो अब तक मान लीजिए अलूफ रहते थे इन्फॉर्मेशन से या दूसरी चीज़ों से, वो अब तक उन तक पहुंच रही है, जानकारियाँ आ रही हैं, तो वो लोग समझ रहे हैं कहीं ना कहीं। और एक अच्छी तस्वीर मैं देखता हूँ आने वाले समय के लिए कि एक ठीक ठाक वहाँ पे हो जाएगा मुझे। क्योंकि नई पीढ़ी को देखें तो आजकल वो लोग बच्चे पैदा करने से ही बहुत डरने लग गए, या 1 या 2 बच्चों तक ही सीमित हैं, जहाँ और नई पीढ़ी को देखें तो वो तो 1 बच्चे तक ही सीमित हो रही है। और कई जगह तो बीच में ये भी सुनने को आने लगा था कि डबल इनकम नो किड्स वाली स्थिति थी, जहाँ पे कपल्स जो थे वो चाहते ही नहीं थे बच्चों के पैदा करना। तो इसके अंदर भी ये भी एक तरह से अति हो जाएगी कि किसी चीज़ को ज़्यादा यहाँ तक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो इसके अंदर आप क्या कहेंगे कि क्या सोचना चाहिए, नई पीढ़ी की क्या सोच होनी चाहिए इस बारे में बच्चों को लेकर? देखिए बिल्कुल नहीं करना तो भी गलत है जी, क्योंकि अल्टीमेटली फिर हम मान लीजिए कि आज तो हो रहा है कि ठीक है चुनौती है, लेकिन फिर जिन देशों की हम बात कर रहे थे तो वो फिर उस तरह की दूसरी चुनौतियाँ आ जाती हैं। और फिर उसका एक सामाजिक पहलू भी है। देखिए परिवार हमारे यहाँ एक अलग तरह की एंटिटी है, दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत की यदि बात करें, भारत की सांस्कृतिक जो पूरी जो एक लेगेसी है उसकी बात करें तो परिवार एक अलग तरह की एंटिटी है यहाँ पे, प्राथमिक यूनिट है। और रिश्तेदारी, नातेदारी, ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब वो दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, हम ये मानते हैं कि परिवार से अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। आपस में रिश्ते चाहे जो भी होते हैं हमारे, समाज और परिवार वो होता है, तो वो दुनिया को बेहतर बनाता है, ये हमारा मानना है दुनिया में, हम भारत में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि परिवार तो होना ही चाहिए, बच्चे होने ही चाहिए, उनको पता भी होना चाहिए कि रिश्ते क्या हैं, माँ, बुआ, चाची, नानी, जो सारी चीज़ें जो है वो जब तक नहीं होंगी तब तक दुनिया बेहतर नहीं बन सकती, मैं मानता हूँ।
तो वो भी अति होगा कि यदि हम बच्चे ना ही करें, वो तो बहुत ही गलत स्थिति है। तो समाज को बेहतर बनाने के लिए और उसके लिए तो ज़रूरी है जी। पर ये हाँ ठीक है, कंट्रोल होना चाहिए, 1 या 2 तक हम सीमित रहे, उससे ज़्यादा ना जाए। लड़की के प्रति एक ये जो भाव है जिसकी वजह से मान लीजिए आजकल बहुत होता है कि लड़की नहीं, लड़की 2 लड़कियां हैं तो नहीं, एक लड़का चाहिए। पहले तो ये बहुत ज़्यादा था कि लड़के की वजह से कि ज़रूर होना चाहिए, जब तक बेटा ना हो तब तक लड़कियों की लाइन लगा दी जाती थी। तो वो स्थिति भी गलत है, वो भी गलत है क्योंकि लड़का लड़की अब कोई ऐसी बात नहीं है। जी। और महिलाओं का स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, उसके लिए भी जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है कि जहाँ पर इन सब की बात आती है तो महिलाओं का स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, बच्चे का और माँ का स्वास्थ्य। देखिए निश्चित रूप से जब जनसंख्या की बात हम करेंगे तो माँ का स्वास्थ्य और बच्चे का स्वास्थ्य दोनों चीज़ें अपनी जगह है। हम ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ देखते भी हैं कि एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादातर लड़कियाँ महिलाएं एनीमिक हैं। तो शादी जल्दी उम्र में होती है तो उसका भी एक रीज़न है, फिर उनको पोषण उस ढंग से नहीं मिलता है तो एनीमिक हैं। और इस वजह से मुझे लगता है कि ज़्यादा बच्चे वाली स्थिति जो है वो उनके स्वास्थ्य को और ज़्यादा डिटीरिएट करती है। यदि मान लीजिए कि एक निश्चित अंतराल में बच्चे नहीं हो रहे हैं और यदि ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उस महिला का शरीर जितना झेल सकता है, वही वाली बात है कि जितना वो झेल सकता है उतना ही झेलेगा, उससे ज़्यादा नहीं झेलेगा। तो वो फिर एक स्थिति वो उनके साथ बहुत बड़ी खराब स्थिति होती है। तो उस दिशा में भी मुझे लगता है कि वो जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा हुआ मामला है कहीं ना कहीं। यदि आप महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा चाहते हैं, आप अपने बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा चाहते हैं, परिवार का चाहते हैं, बिल्कुल महिला हर चीज़ से जुड़ी हुई होती है। जी बिल्कुल। मैं ये चाहूँगी कि आप चलते चलते हमारे दर्शकों को एक संदेश दें कि जिसके अंदर क्या हम कर सकते हैं। सरकार तो अपने स्तर पर कर ही रही है और हम खुद और अपने आसपास के लोगों को किस तरह परिवार नियोजन के प्रति जागरूक कर सकते हैं, उसके बारे में आप बताएं लोगों को। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है सेल्फ एक्सपीरियंस। जी। आप जो कुछ झेल रहे हैं, यदि वो चाहते हैं कि आपके बच्चे ना झेलें, जी, आप जिन दिक्कतों से गुजर रहे हैं पर्यावरण को लेकर के, परिवार को लेकर के, आर्थिक स्तर पे और दूसरी चीज़ों को लेकर के, जिन चीज़ों से आप गुजर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका भविष्य और आपके बच्चे उससे ना गुजरें, तो प्लीज़ इस पे रोकिए, इसको कहीं ना कहीं समझदारी से काम लेने की बहुत ज़रूरत है। उसको रोक कर और समझदारी से काम के कुछ इस तरह का कुछ ज़रूर करें कि रोकें इसको। मतलब आप मान के चलिए कि इसको यदि हम उस ढंग से पहले जैसे करते रहेंगे तो फिर वो चीज़ करेगी नहीं, आपके बच्चों को भी वही सब चीज़ें झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो हम सभी के प्रयासों और समझदारी से ही इस समस्या को काबू में किया जा सकता है। और अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है कि हम जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बहुत अच्छी तरह से सोचें इस बारे में और इनको अपने प्रयासों के अंदर लाएं, अपने आसपास इसके बारे में जागरूकता फैलाएं ज़रूर। निश्चित रूप से। मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अब अगले प्रोग्राम में हम फिर मिलेंगे एक नई समस्या और उसके साथ फिर से विचार विमर्श के लिए।